रखो. Hello friends, a very warm welcome, and in this session again we'll be taking up so clearly those concepts and ideas which are going to help us to create a kind of an impression and a kind of an understanding. क्या डिमांड कर रहा है अब ये जो पहला आर्टिकल है विच इज स्पीकिंग अबाउट द डिजाइन सॉफ्टवेयर इन इंडिया. डिजाइन सॉफ्टवेयर इन इंडिया. सो वंस दिस हैपेंस द एंटायर वैल्यू चेन एंड द एंटायर इकोसिस्टम विल बी क्रिएटेड इन इंडिया ओनली. ये बात कहना चाह रहा है. Because presently, when we speak about smartphones, IT, hardware, and semiconductor, they are manufactured in India. That is true. Electronic components, अगर होता तो manufacturing aspects come into that only. But क्या हम डिजाइन कर पा रहे हैं? तो क्वेश्चन इज हार्डवेयर साइड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम इज वन एलिमेंट. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने पास की. आई रिपीट द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी हार्डवेयर साइड को फोकस कर रही. But focusing on the passive components and sub assemblies is also very critical for manufacturing electronic devices. ये हो गया एक part. But once software design starts happening, the entire value chain, यानी raw material and components, hardware, software, everything will be coming into it. यानी printed circuit boards, lithium ion batteries, सब assemblies for display, camera modules, वो भी फिर इंडिया में बनाए जाने लगे. क्योंकि जब सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी साथ में होगी वो भी बनेंगे. देन देन इट विल बी कंप्लीटली अमेजिंग थिंग. तो हमारे लिए कीवर्ड क्या है? दैट आवर टारगेट ऑफ US 120 बिलियन बाय 2030. एंड गवर्नमेंट जो है वो जो अभी तक US 120 बिलियन, आई एम सॉरी टू मिक्स इट, 120 बिलियन तो अभी है. बाय 2030 वी वांट टू मेक इट 500 बिलियन. 500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी, ये कीवर्ड है. 500 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स इकोनॉमी 2030 तक बनानी है. सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कैसे आप उसको पूरा कर सकते हैं. एलन मस्क, द मिशन इज टू टेक ओवर नासा एंड मार्स. सिंपली यहाँ पे पुटअप किया गया, सच्चाई भी यही है. वो चाहते हैं टू स्पीड अप द प्लान फॉर वॉयज टू मार्स, कि मार्स को कैसे कॉलोनाइज करने को करें. और स्पेस एक्स का रोल तो है ही. तो ये पूरा एक आर्टिकल है, एक पूरी थिंकिंग है जो ये दर्शाती है कि कैसे मस्क एंड हिज कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो ही इज हैविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस ऑन डोनाल्ड ट्रम्प. कैसे वो आर्टिमिस जो मिशन है, आर्टिमिस का पूरा जो इकोसिस्टम प्रोग्राम है जो इतने समय से है, ही वांट्स इट टू साइडलाइन इट. और वो चाहते हैं कि उसको छोड़ के अब फोकस किया जाए कैसे हम मार्स को कॉलोनाइज करेंगे. और इसके लिए जो रेगुलेटर, द रेगुलेटर FAA, द फेडरल एयर सेफ्टी रेगुलेटर, अगर उसको थोड़ा फास्ट किया जाए, जो टेस्ट हैं और रेगुलेशंस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए अकॉर्डिंग टू एलन मस्क, देन थिंग्स विल बी चेंजिंग. सो इट्स अ वेरी वेरी सटल डेवलपमेंट, जहां पर आप देखते हो कि पावर पोजीशन में ना होते हुए भी इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्टेड ना होते हुए भी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ना होते हुए भी, यू आर हैविंग ग्रेट पावर. तो जो प्लान्स हैं, नासा की जो प्रायोरिटीज हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट है. सो दिस आर्टिकल इज स्पीकिंग अबाउट दैट. बट उससे आप कंपेयर कीजिए इंडिया के इसरो को. उससे आप कंपेयर कीजिए द काइंड ऑफ लीवरेज दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. अब उन्होंने कहा है, मतलब व्हाट एलन मस्क इज सेइंग, कि जो भी मस्क का जो, चाहे वो स्टार लिंक है, चाहे फिर वो स्पेस एक्स है, और चाहे फिर वो टेस्ला है, हर चीज एक बड़े मिशन से जुड़ी हुई है. बड़ा मिशन है कि भाई हाउ वी कैन कॉलोनाइज, वी कैन गो अप टू मार्स, और वो भी चाइना से पहले. चाइना जो चाइना इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सेंडिंग इट्स पीपल टू मार्स. तो जो टाकेडॉइड्स जिनको कहते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉइड्स हैं, वैसे ही चाइना का अलग नाम है. तो पॉइंट वही है कि वहां पर एक ये चेंज आ रहा है. और आप इससे कंपेयर कीजिए इंडियन इकोसिस्टम को, आप इससे कंपेयर कीजिए इंडिया के जो एस्पिरेशंस हैं, पूरे ग्लोबल साउथ के एस्पिरेशंस हैं, यू विल फाइंड दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टफ ऑल टुगेदर. बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जिसको हम CPSC भी कहते हैं, अगर वो एक्सीड करती हैं बजट टारगेट्स, देन इट शोकेसेस दैट दे आर हेल्पिंग टू इंडिया, दे आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू गेट मोर मनी. वो एक बहुत बड़े डिविडेंड पेयर हैं. बट यू मस्ट नो हु इज द लार्जेस्ट पेयर. कोल इंडिया लिमिटेड, एंड देन इट कम्स ONGC. तो ये वाली बात है.
जो हमें दर्शाती है कि उनका रोल इकोनॉमी में, उनका रोल लॉन्ग टर्म ग्रोथ में, उनका रोल, और कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी उनका रोल है। तो इस पर्सपेक्टिव से आप इसको सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री विजिटेड सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस फैसिलिटी नागपुर। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए, अभी हमने नासा की बात की, हमने एलन मस्क की बात की, और यहाँ पर देखिए हमारा रोल कैसे चल रहा है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट है, आपको एग्री स्टैक इनिशिएटिव का आइडिया होना चाहिए, जिसमें 110 मिलियन डिजिटल आइडेंटिटीज हैं आधार की तरह, जो नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में स्ट्रीमलाइन होकर दी जाएंगी। यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे हो जाएगा, यानी कि पटवारी और गिरदावरी सिस्टम में जो मैनिपुलेशंस और जो करप्शन है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। और आपको एक क्रॉप जोन रजिस्ट्री मिल जाएगी, और उससे आप जो है अपनी यील्ड का पता लगा पाएंगे कि भाई कैसे क्रॉप की यील्ड कितनी होने वाली है, और उसके बाद क्रॉप का बेनिफिट क्या होने वाला है, क्रॉप में क्या चाहिए। तो इट्स एन अमेजिंग डेवलपमेंट एंड सच ए बिग स्केल। 48 मिलियन फार्मर्स, 48 मिलियन। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको इस तरीके से सोचना होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम एंड राजस्थान, उन्होंने 90% से ज्यादा टारगेटेड प्लॉट जो है खरीफ सिस्टम के, उसके अंदर वो सर्वे हो चुका है। सर्वे इज कवरिंग मोर देन 3 लाख विलेजेस, और डेटा भी जो है डाइवर्स एग्रीकल्चर और एग्रो क्लाइमेटिक जोन से लिया गया है। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ओपन नेटवर्क, ओपन प्लेटफॉर्म का। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर आप अगर राइड हेलिंग जायंट जैसे उबर ओला है, उनको आप टक्कर देते हैं, और जो फायदा है वो अ, फायदा है जो वो ड्राइवर के पास जाना चाहिए, और जनता को भी, यानी कस्टमर को भी रिलेटिवली चीप अगर कोई मोड मिलता है, देन दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। वेस्ट बंगाल का यात्री साथी, कर्नाटका का नम्मा यात्री, सहकार टैक्सी जो है इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले नेशनल स्केल का एग्जाम्पल है। तो सहकार टैक्सी ऐप वो राइड हेलिंग सर्विस के लिए ऑप्शनल होगा, आप बुक करेंगे, और की डिफरेंस ये होगा कि ड्राइवर को फुल फेयर मिलेगा कोई डिटेक्शन के बिना। बट वही बात है, आप उसको रेगुलेट, आप उसकी कंप्लायंस, आप उसका क्वालिटी ऑफ सर्विस, आप उसके बाद बाकी जो इश्यूज आते हैं वो सारे को अगर ध्यान रख लेते, नथिंग लाइक इट, इट विल बी ए गेम चेंजर। अगर आप सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स में है सेक्रेटरी, तो आप एक पॉइंट क्या करेंगे जिससे सक्सेस होने के चांसेस पूरे ज्यादा हों। कैन दिल्ली मेट्रो डिलीवर गुड्स, बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्पेन या मैड्रिड में अगर हम बात करें तो वहां पर ऐसा ऑलरेडी एक मॉडल है। लेकिन अगर फ्रेट सर्विसेज आप ऑफ पीक आवर्स में शुरू करते हैं, तो आपको एक पूरा का पूरा कोच उसके लिए, यू हैव टू डेडिकेट फॉर दैट, एंड इट विल बी नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पैसेंजर्स इनटू इट। सेकेंडली, फिर आपको लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी, एंड देन होल एक पूरा एक सिस्टम बनेगा, और ऊपर से वो रोड से चीप होना चाहिए। देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे कौन से दो आइडिया आप बोलेंगे जिससे आपको श्योर शॉट होगा कि अगर मेट्रो से अगर ऐसा किया जाता है तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल भी होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, और उससे जो कंज्यूमर्स या जो बिजनेस है उनको भी फायदा होगा। यहाँ पर ब्लू डार्ट की बात हो रही है कि ब्लू डार्ट का एक असाइनमेंट लेकर कार्गो सर्विसेज को स्टार्ट, डीएमसी जो है उसको स्टार्ट करने की बात कर रहा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। इंडिया का जो टेक्सटाइल या एपरल पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, मैंने माना, लेकिन वियतनाम और चाइना हमसे बहुत आगे निकल रहे हैं। बात सिर्फ लेबर कॉस्ट की नहीं है, बात इस बात की भी है कि रॉ मटेरियल आपको किस कॉस्ट पे मिल रहा है। हमने कल ही परसों चर्चा की थी कि कैसे कॉटन स्टेगनेंट हो गया। कॉटन हम नेट इंपोर्टर बन रहे हैं, एक तरीके से इंपोर्टर हम बन गए, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वेरियस टाइप ऑफ फाइबर दे आर यूजिंग, कॉटन भी करती है, मैन मेड भी करती है, कॉन्ट्रास्ट है उसमें। तो शिफ्ट किसकी तरफ हो रहा है? मैन मेड फाइबर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडिया में 1 लाख से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, लेकिन वो 80% से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हैं, और उनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो वैल्यू चेन इंटीग्रेशन है वो इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है। तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्र स्कीम, ये एक इस डायरेक्शन में बहुत कुछ कर सकती है। आई रिपीट, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्र स्कीम। उसके अंदर आप जो है चाहेंगे कि कैसे इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बने, और उसका जो शेयर 3% के आसपास है वो बढ़ के 10% एटलीस्ट पहुंच जाए, या जो भी हम एक टारगेट रखने की बात करते हैं। तो देर आर चैलेंजेस टू इट, क्योंकि फैशन ड्रिवन इंडस्ट्री है, और इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे, और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल अगर कॉस्टली होंगे तो काम नहीं हो पाएगा।
पीएम मित्र स्कीम को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल हब बनाने पड़ेंगे, फैब्रिक और मैन्युफैक्चर गारमेंट जो है, गारमेंट्स को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा कि आप जब एफटीएस करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ या यूएस के साथ, तो आपको वहां से और सब्सटेंशियल ऑफर्स आए और आप अपने माल को वहां पहुंचा सकें। तो अब अगर आप कंपेयर करेंगे बांग्लादेश और वियतनाम से, तो वी आर नॉट टू कॉम्पिटिटिव। इंडिया को इमर्जिंग मार्केट जैसे जापान है, कोरिया है, ब्राजील है, रशिया है, इन सबको भी उसको ढूंढना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो मैंने पहले पॉइंट बोला कि कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है, फाइबर क्वालिटी है, वो आपको वही आपको आगे ले जाएगी, क्योंकि हमारा नेचुरल फाइबर प्रोडक्शन का बेस बहुत अच्छा है, लेकिन वो अंडर यूटिलाइज्ड है। और जीएम क्रॉप्स की हमने बात की थी कि हम तो पीछे रह गए। अगर मान लीजिए कि जो हमने कल भी चर्चा की थी कि आप अगर अब मना करते हैं कि भाई जीएम ये नहीं होगा, तो अब जीएम सोया जब इंपोर्ट होगा, आप कहाँ कहाँ रोकेंगे उसको, कैसे रोक पाएंगे? जीएम कॉर्न इंपोर्ट हो रहा है, उसको आप कैसे रोक पाएंगे? तो हमें समझना होगा। तो यही बात यहाँ पर ये थ्रेड एंड वीव रिफॉर्म में की गई है कि 100 बिलियन टारगेट अगर टेक्सटाइल और एपल का 2030 तक है, वो बहुत ऊंचा है, ड्रामेटिक है। अगर गोल ही ड्रामेटिक है, अगर ड्रामेटिक चीजें इंट्रोड्यूस नहीं की गई तो हम नहीं कर पाएंगे। हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि कैसे जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और 1.4 बिलियन लोगों से भी ज्यादा का जो महान देश है, उसमें अगर हम 2047 तक बात करते हैं कि 70% पावर जनरेशन हमारी चेंज हो जाए, या हम ट्रिपल कर दें, जो प्रोजेक्टेड डिमांड हमारी जो बढ़ेगी, उसको अगर हम ये चाहें कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो जाए, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स गेम, इट्स वेरी चैलेंजिंग। न्यूक्लियर एनर्जी एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन है, जिसमें स्मॉल फ्यूल से आप बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट्स हाउ इट इज। लेकिन क्या इंडिया ऐसा कर पाएगा? तो इंडिया का हैवी जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर, वो कम होगा। उसके बाद इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट, हमने जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने की बात की, वो हमें देखनी पड़ेगी। हाइड्रो पावर के जो सीजनल वेरिएशन, इकोलॉजिकल कंसर्न है, वो हमें देखने पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी बातों को देखते हुए होमी भाभा सर ने जब हमारे 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हमने गोल बनाया कि इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में बना, 1956 में एशिया का फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर अप्सरा बना, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे बॉम्बे में ये हुआ, तो ये पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज स्टेप्स गिव द फाउंडेशन, और आज हमारा लैंडस्केप बहुत डिफरेंट हो चुका है। हमारा जो है 8180 मेगावाट 24 रिएक्टर्स के थ्रू स्प्रेड हो चुका है। एनुअल जनरेशन जो है वो 47,971 मिलियन यूनिट्स का हो चुका है। ठीक है, यूरोप के मुकाबले, जर्मनी के मुकाबले, फ्रांस के मुकाबले, यूएस के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम बहुत बड़े सेट के ऊपर बहुत ईमानदारी से और बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे करें। हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ रिलायंस के थ्रू कर रहे हैं। तो गोल यही है कि वेरियस स्टेजेस का जब इंप्लीमेंटेशन होगा, हम सिर्फ एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को, हम कमीशन भी कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर 700 MW मेगावाट मुझे कहना चाहिए, वो काकरापार में है, गुजरात। काकरापार गुजरात, वो एक माइलस्टोन है अपने आप में। द कंट्री हैज मेड स्ट्राइड्स इन द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, हमारी फ्यूल साइकिल कैपेबिलिटीज भी बढ़ी हैं। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकल माइलस्टोन 2024 में अचीव किया, जहां पर प्राइमरी सोडियम फिलिंग और कमिश्निंग ऑफ सोडियम पंप्स हो चुका है। इंडिया ने प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स पे मास्टरी भी कर ली है। एफबीआर उसका सेकंड स्टेज है, वो भी हमने आगे बढ़ा लिया है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। सेकंड स्टेज ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इज क्रूशियल, क्योंकि वो फ्यूल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देता है। और थर्ड स्टेज जो थोडियम की है, जिसकी मैंने पहले पहले भी चर्चा की थी, दैट इज हैविंग द लार्जेस्ट, इंडिया के पास अबंडेंस में है, लार्जेस्ट सोर्स है। तो रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, भारत स्मॉल रिएक्टर्स, इन सब चीज़ों की चर्चा है। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047, ये मैसिव इंक्रीज होगा फ्रॉम द करंट 8.18 गीगावाट। तो आपको इसी डायरेक्शन में सोचना है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को देखना है। और जो यहाँ पर पीटी के लिए एक और एग्जांपल है कि कोवडा इन आंध्र प्रदेश, वो एक साइट है जहाँ पर हमने बात की एनपीसीआईएल एनटीपीसी, जो एक जॉइंट वेंचर भी उन्होंने बनाया, अश्वनी, टू डेवलप न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज। ये सारी चीजें हमें एक पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करती है। अमेंडमेंट किए गए एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के लिए, तो वो भी बात जो है हमें देखनी पड़ेगी, जिससे हम सेफ्टी फर्स्ट और लोगों के लिए पहले जो उनकी शांति सुरक्षा और उनकी प्रोग्रेस के लिए जो भी चाहिए वो हम सोचें। ये अलग एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पर जो न्यूज़ में है। Very pertinently, Ashwani Kumar sir is talking about that why Mr. or I should say Honorable Justice Verma, उनको पहले से ही हाउंड क्यों किया जा रहा है, पहले ही आपने उनको कैसे रोक दिया? आपको सोचना चाहिए था कि पहले जो है
पहले जस्टिस होना चाहिए, उसके बाद ही आप बोलेंगे कि भाई कौन गिल्टी है कौन नहीं। तो ये उन्होंने एक बात की कि इन हाउस इंक्वायरी तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके साथ उनका उनका उन्होंने वर्क क्यों विड्रॉ किया? क्या उनको औरों की तरह हक नहीं है उनको पहले ये बात रखने का कि भाई मैं गिल्टी हूँ नहीं हूँ, मुझे भी पूरा मौका दिया जाए? तो इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर जो है अगेंस्ट हाईकोर्ट जज वो उन्होंने चलाई, लेकिन वर्क जब भी विड्रॉ किया जा सकता है जब कोई ग्रेव जुडिशियल मिसकंडक्ट पता चले। देन अश्विनी कुमार सर आर्ग्यूज तो वो तो पता ही नहीं चला। तो वही बात है कि ये भी अपने आप में एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर। और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी बात है जुडिशरी में, कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बाई द हुक और बाई वंस इन ए वाइल ऐसे करके आपने कर लिया, वेयर इज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, होना क्या चाहिए? प्लीज राइट बैक योर व्यू पॉइंट्स। आरएसएस एक मॉडर्न अक्षय की तरह है जिसने समाज की सुरक्षा, समाज की सामाजिक व्यक्तिता और उसके बाद समाज में जो विचार हैं उनके लिए उन्होंने काम किया। ये ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है। और उन्होंने कहा कि कैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने सोशल जस्टिस और डिग्निटी के लिए, इक्वलिटी के लिए काम किया, और संघ भी जो है सबका प्रयास सबके विकास की बात करता है। तो ऑब्वियसली बहुत ब्रॉड रोल है, आप उसे सिर्फ आरएसएस आरएसएस बोल के ट्रिवलाइज नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि वाकई उन्होंने रोल कैसे प्ले किया। और जो जो जहां तक बात है इंडिपेंडेंस और फ्यूचर, उसकी बात, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। पर भारत के नेशनलाइज कल्चरल नेशनलिज्म और मॉडर्नाइजेशन में आरएसएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिजिटल पेमेंट्स पोस्ट कोरोना बहुत बड़े हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कुछ गैप है। कैश भी लेकिन साथ साथ में ऑल टाइम हाई। यूपीआई बढ़ा, पार्टिसिपेट्स इन यूपीआई सिस्टम, वो चाहते हैं कि एक स्मॉल फी भी चार्ज की जाए ट्रांजेक्शन के लिए ताकि उन्हें पैसा मिलना शुरू हो, लेकिन ऐसा होने से फिर जनता पीछे हट जाएगी। इनोवेशन, इट इज एन इनोवेशन, यूपीआई इकोसिस्टम इज एन इनोवेशन। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब न्यू एम्ब्रेला एंटिटी स्कीम को जारी किया था 6 साल पहले, तो वो तो अभी भी लिम्बो में है। और द स्कीम वाज इमेजिन टू प्रोड्यूस ए कॉम्पिटिटर टू एनपीसीआई, जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, विच इज मैनेजिंग विच मैनेज द यूपीआई प्लेटफॉर्म, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाए। और आपने यूपीआई के बियॉन्ड कोई इंक्रीमेंटल ऐसा इनोवेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए फर्दर डीपनिंग, फर्दर एक्सपैंडिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये कह सकते हैं कि 40% ऑफ इंडिया एडल्ट पॉपुलेशन स्टिल इज नॉट यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स। इट इज लैकिंग अवेयरनेस और फेमिलियरिटी विद यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो आप खुद सोचिए कि और क्या हो सकता है जिससे ये, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, इन सब के अलावा आप और कैसे क्या करेंगे ऐसा जिससे आपको अगर बोला जाए तो आप बताएं कि जो ये 250 लाख करोड़ डिजिटल मोड से जो किया जा रहा है, आप इसको और यूपीआई को और कैसे आप इनोवेट करेंगे? क्योंकि हम जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, इसके ऊपर तो जीरो एमडीआर, तो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है यूपीआई के लिए ताकि पेमेंट्स को इनकरेज किया जा सके। और एमडीआर है क्या? एमडीआर इज द फी मर्चेंट पे टू बैंक्स, मर्चेंट इज पेइंग टू बैंक्स फॉर सपोर्टिंग डिजिटल पेमेंट्स। तो अ, बात यहाँ पर ये भी है कि रियलिटी है कि यूपीआई ग्रोथ हैज नाउ स्लोड डाउन टू जस्ट 20-25%। डिजिटल पेमेंट्स हैव बीन नॉट फुल्ली टैप्ड, बेस नंबर इजंट लार्ज, दिस ग्रोथ इज स्लो, and investment in UPI deployments for small markets have also dried up. UPI needs to become a business to fund its own growth. तो जो ये बात है इस पे अगर आपको कमेंट करने को बोला जाए तो आप कैसे कमेंट करेंगे? आप 2 लाइनें क्या बताएंगे, आप क्या लिखेंगे अपने आंसर में कि यार ये होना चाहिए? दैट विल मेक अ डिफरेंस एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। जन विश्वास बिल उन बातों को उठाना चाहता है, उन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स एंड ऑलरेडी जो लॉज हैं जो कि आर्काइक हैं, जो कि ट्रिवियल हैं, लेकिन जिनके लिए जिनके लिए सजा बोली गई है, ऐसे प्रोविजंस को हटाने की बात है। इसीलिए जो है 100 दे विल बी रिमूव बाय द एंड ऑफ द ईयर, और उनकी जगह कोई फी या कोई पेनल्टी रखी जा सकती है। इट इज very important to streamline, it is very important to make things innovative और outdated, और जो स्टिफलिंग आइडियाज और जो रूल्स हैं पहले के उनको हटाना बहुत जरूरी है। इसमें सीआईआई का रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट अलग का रोल है, जैसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, जो कि इसका लेजिस्लेटिव वर्क कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इम्प्रूव्ड इंडस्ट्री फंक्शनिंग इसका एक गोल होगा। अब अगर बात की जाए कि डेमोक्रेसी में वाकई खतरा है, तो अब यहाँ पर शशि शेखर सर ने समझाया कि कैसे जब यूएस रिप्रेजेंटेटिव मार्जोरी टेलर ग्रीन
को जब एक आंसर देना था तो उन्होंने कहा कि वी डोंट गिव अ क्रैप अबाउट योर ओपिनियन व्हाट यू आर रिपोर्टिंग, व्हेन यू गो बैक टू योर कंट्री एंड यू हैव मेजर माइग्रेंट प्रॉब्लम्स, सॉल्व इट। तो पॉइंट वही है, कितने आप रैश तरीके से, कितने इनह्यूमेन और कितने इनसेंसिटिव तरीके से आप क्या बोल रहे हैं। तो बिगेस्ट एग्जांपल इसका यही है कि व्हेन ट्रम्प इज सेइंग दैट ही विल impeach those judges, those who are giving rulings against his executive orders। तो यूएस क्या हो गया अभी, इलिटोक्रेसी, एक तरीके की इलीट डेमोक्रेसी हो गया है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर ऑन द डिक्लाइन। और इंटेंस डिबेट्स जो वेरियस स्कूल सिस्टम्स में हो रहे हैं, ताकि आप क्लाइमेट चेंज भी आपने हटा दिया, साइंस बुक से भी आपने चीजें हटा दी, तो ये एक तरीके का यू नो एक तरीके का बहुत ही शॉर्ट साइटेड और बहुत ही ज्यादा रेडिकल अप्रोच है। तो क्वेश्चन इज दैट बहुत सारी कंट्रीज में टेंडेंसीज आर राइजिंग विच इज गोइंग अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो ये आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचेंगे, तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर लोकसभा मेंबर्स, मिलीनियर्स, नंबर ऑफ मिलीनियर्स आर इंक्रीजिंग इंडिया में। लेकिन आपको देखना होगा कि क्या जो ग्रोथ है वो ट्रिकलिंग डाउन होकर सब तक पहुंच रही है, क्या एम्प्लॉयमेंट वाकई जनरेट होकर सब जगह प्रॉस्पेरिटी हो रही है। तो डेमोक्रेसी जो है इस पर्सपेक्टिव से आपको इंडिया का देखना होगा। बाकी दे हैव गिवन जस्ट एग्जांपल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में जो है बिलीनियर जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स और करप्ट लीडर्स। बैंकिंग सेफ्टी इज मोर देन जस्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस, वेरी ट्रू। अगर आप पीएसयू बैंक्स में अपना पैसा रखते हैं तो 5 लाख का जो कवरेज है, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या डीआईसी जीसी दे रहा है, तो उसको खतरा नहीं है। लेकिन आप ज्यादा पैसे, ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में अगर आप कोऑपरेटिव बैंक या बाकी किसी बैंक में आप जाते हैं, तो देर इज अ चांस कि अगर वो लॉस होता है, अगर वहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है जैसे कि अभी आई थी, तो उसके बाद आपको केवल 5 लाख रुपए मिलने की बात है, जो एज फार एज डिपॉजिट इंश्योरेंस इज कंसर्न। क्योंकि अभी जो केसेस हुए हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है कि कैसे आप अपने आप को सेफ गार्ड रख सकते हैं। पीएसयूज में जाइए, एक ही बैंक में आप नॉमिनी अलग, मतलब जॉइंट अकाउंट अलग खोलिए और 5-5 लाख रुपए अलग रखिए, तो उससे भी आपको फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफिसर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसके 3,500 मेंबर्स हैं और जिसके पास 105 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था इस बैंक में, पीएमसी बैंक में, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, और रिजर्व बैंक स्टाफ एंड ऑफिसर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जिसके अंदर 8,300 मेंबर्स हैं, उसका भी 86 करोड़ जो है फिक्स डिपॉजिट था। तो आरबीआई खुद भी, मेंबर्स ऑफिसर्स खुद भी ऐसा नहीं देख पाए। तो ये यहाँ पे एक बहुत एग्जांपल इस बात का है कि फंडामेंटल क्वालिटी बैंक की अच्छी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बार बार बात की है, चाहे कोचिंग की बात हो, चाहे फिर वो ऑनलाइन थिंकिंग की बात हो, नई जनरेशन की बात हो, जो कॉस्ट है प्रॉफिट्स का, अगर आप उसके चक्कर में पड़कर आप ऑनलाइन चीजें बढ़ा रहे हैं, किड्स ऑनलाइन अगर सीख रहे हैं, तो पेरेंट्स का रोल एल्गोरिदम्स ने ले लिया है, मेटा ने ले लिया है, यूट्यूब शॉर्ट्स ने ले लिया है, तो जिंदगी खतरे में है। तो एक अडोलेसेंस जो अभी नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है, वो रिमाइंडर है इस बात का कि सोशल मीडिया हमारे वैल्यूज को शेप कर रही हैं, और उसी के हिसाब से आपकी फ्यूचर की लाइफ शेप होगी। कोरिया के पॉप कल्चर और उसके बाद वहाँ का जो एक पूरा व्यक्तित्व है, वो भारत के व्यक्तित्व के लिए क्या वाकई सही है थ्रू ऑनलाइन सब कुछ, इसकी इन्होंने चर्चा की। और ये वाकई खतरे का साइन है, क्योंकि आप लेजिस्लेशन से तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे कोशिश नहीं रोक पाएंगे, आप कैसे रोकेंगे, उसके भी वेज हैं डिफरेंट डिफरेंट उसको फ्लॉ करने के। तो क्वेश्चन वही है कि ये जो लोनलीनेस सोशल मीडिया के थ्रू आती है, मेटा है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर आप ट्विटर, ये सब जो चीज़ें जो हैं, तो आप स्क्रॉलिंग वीडियोस वाली जहाँ तक बात है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इट इज़ गोइंग टू डिजिटल डोमिनेंस इज गोइंग टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द फैमिली सिस्टम। आप बताइए एक ऐसा आइडिया जो आप अपने से छोटे किसी बच्चे को, 10 से 15 साल के बीच के बच्चे को देना चाहेंगे और बच्चा आपकी बात भी माने, ऐसा आप क्या करेंगे? अगेन मैंने पहले भी बात की थी कि कैसे नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नेपाली किंग को कुछ लोग वापस लाना चाहते हैं। तो आप देखिए, आप विकिपीडिया पे जाइए, गूगल कीजिए, चैट जीपीटी से निकालिए कि हुआ क्या, कैसे 2005 प्रोटेस्ट के बाद जो है रिपब्लिक या फिर आप मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन उसके बाद भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो बुरी तरह से करप्शन में लिप्त हैं। सम आर लैंड लैंड स्कैम्स हैं, मनी स्कैम्स हैं। वो नहीं चाहते अगर राजा वापस आ जाते हैं, तो क्योंकि राजा आओ देश बचाओ का जो अभियान है वो अगर ऐसे ही आ गया, तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होगी। तो द क्वेश्चन अराइजेस, आर दे रियली रेडी टू डू दैट? दैट इज व्हाई दे डू नॉट वांट द किंग टू कम बैक। So what steps should be taken? Because one side is not going to have its whole way, because they will have to come together and to have negotiations. इसमें क्या आपको इंडिया का भी कोई रोल दिखता है? इस एंगल से आप सोच के बोल सकते हैं। अगेन वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट ग्लोबल टैरिफ्स
तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है जो मैंने पहले कहा था कि यूएस $1 ट्रिलियन जो यूएस का डेफिसिट है, जो गैप है वैल्यू के उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, वही ट्रिगर है। लेकिन उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है ओवर वैल्यूएशन ऑफ डॉलर। डॉलर ओवर वैल्यूड क्यों है? बिकॉज द वर्ल्ड की जो डिफॉल्ट करेंसी है वो डॉलर है। उसकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती, तो ओवर वैल्यू हो जाएगा अपने आप ही। इससे इसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो अब द क्वेश्चन अराइजेस कि जो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक ऑर्डर जो प्रेजेंट में है, उसके उसके जो परसिस्टेंट ओवर वैल्यूएशन है, उसके लिए सोचते हैं कि यूएस एक्सपोर्ट्स इससे लेस कॉम्पिटिटिव हो गए। यूएस एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव हो गए तो यूएस इंपोर्ट जो है वो चीपर, और इट इज मेकिंग अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद अमेरिकन जॉब्स, वो सब चीजें, उससे इंप्लॉयमेंट डिक्लाइन हो रही है, फैक्ट्रीज लूज हो रही हैं, लोकल इकोनॉमी सबसाइड हो रही है। तो वो सोचते हैं सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आप डॉलर को डिवैल्यूएट कीजिए। सोल्यूशन है कि आप टैरिफ वॉर बढ़ाइए। तो क्वेश्चन अराइज, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कौन टैरिफ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझाया है कि जो है नीदर चाइनीज प्रोड्यूसर और सेलर नॉर यूएस इंपोर्टर और रीसेलर, उनको कोई प्रॉफिट मार्जिन में हिट नहीं होगा। वो तो सिंपली जो है टैरिफ को एंड कंज्यूमर में पास कर देंगे। और चाइनीज सेलर को ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि भाई वो अगर और थोड़ा अपना प्रॉफिट कट करेगा तभी तभी मार्जिन में ले सकता है। हो सकता है जापानीज या साउथ कोरियन कोई आ जाए और वो उसकी जगह ले। दूसरा, डॉलर युआन एक्सचेंज रेट वो तो चेंज नहीं हुआ। जब दो कंट्रीज ट्रेड करती है तो एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज डज ऑल्टर एज इट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव डिमांड बिटवीन द टू करेंसीज, कि किसकी डिमांड कितनी है उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट होता है। if the people of country B, if the people of if the goods of country A are more in demand by people of country B, यानी कि आप A को चाइना मान लीजिए, देन बी को आप अमेरिका मान लीजिए, देन द गुड्स ऑफ कंट्री बी आर डिमांडेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री ए। ऐसा होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है। देन द करेंसी ऑफ कंट्री ए विल स्ट्रेंथन अगेंस्ट दैट ऑफ कंट्री बी। अगर ऐसा होता है तो आइडियली, तो ऐसा हो नहीं रहा इंपॉर्टेंटली। ये ट्रेडिशनल लॉजिक जो है वो यूएस के लिए नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि डॉलर हमेशा से डिमांड में है। तो इसीलिए वो यूएस चाहता है कि भाई हम टैरिफ लगाएं, टैरिफ लगाएंगे तो हम रिस्ट्रक्चर करने में सफल हो जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाए। तो इससे क्योस क्रिएट हो, आप इससे लगा लीजिए कि इससे और सिचुएशन कंप्लीटली यूएस के फेवर में जाएगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल थिंकर्स हैं, उनका कहना है कि आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो फेक हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सॉलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग यूज्ड द वे अ ड्रंकर्ड यूजेज ए लैम्प पोस्ट। कोई इसने दारू पी ली और वो लैम्प पोस्ट के सारे खड़ा हो रहा है, सपोर्ट के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन ड्रम लैम्प पोस्ट का एक्चुअली काम तो इल्यूमिनेट करने का था। तो इसीलिए रियलिटी जो है दोनों के बीच में है। और हो सकता है कि आगे चल के दोनों ये आइडिया जो अमेरिका का है वो सफल ना हो पाए। तो हमें देखना ये होगा। बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है ट्राइबल फेस्टिवल सरहुल का, कॉलोनियल पीरियड और उससे पहले की अगर हम बात करें तो उस समय से है ये। उस समय से अर्ली 19th-20th सेंचुरी में मुंडा, ओरान, संथाल, जब उन्हें दूर जगह इंडेंजर्ड लेवल के लिए भेजा जाता था तो सरहोल जो है उनके साथ गया। फेस्टिवल आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। टी गार्डन ऑफ असम टू अंडमान निकोबार, और इवन आई एम श्योर इंडिया के बाहर भी हो सकता है। सो द क्वेश्चन इज कि जो इवोल्यूशन हुआ, आदिवासी लीडर बाबा कार्तिक ओरान 1960s में, उन्होंने सोशल जस्टिस को और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इसको बढ़ाना शुरू किया। एक सरहुल प्रोसेशन निकला हथमा टू सीरम टोली सरना, जो स्थल है रांची में, वहां तक गया ये ना सीरम टोली सरना स्थल। ये अपने आप में एक रिचुअल हो गया, अपने आप में जीवन का एक पर्याय हो गया है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और सोशली एक्जुबरेंट हो गया। तो वो अभी भी आदिवासी आइडेंटिटी, उनकी डिग्निटी और सरना फेथ को अभी भी दिखाता है। सरना फेथ जो है नेचर वर्शिप से जुड़ा होता है। साल ट्री, वो बहुत ज्यादा उनकी पूजा की जाती है, उनको वेनरेट किया जाता है। सरना माँ, द डिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द विलेज फ्रॉम इनकलमेंट नेचर फोर्सेज, उसकी बात होती है। तो वर्शिप ऑफ द साल ट्री मोस्ट रेवर्ड आदिवासी फेस्टिवल है। वर्शिप एंड सेलिब्रेट द सिंबॉलिक यूनियन ऑफ सन एंड अर्थ। एक मेल प्रीस्ट होते हैं, वो प्लेज द रोल ऑफ सन एंड वाइल हिज वाइफ जो है वो बन जाती है अर्थ। तो प्रीस्ट जो है वो और उनकी वाइफ और उसके साथ जो है वो एक दूसरे विश्वास यूनियन को विश्वास दिलाते हैं कि हम जीवन पर्यंत साथ रहेंगे, जैसे सन की रेस जो है वो धरती पर आती है। तो सेलिब्रेशन ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, और लेकिन जो लाइफ की जो बाकी प्रैक्टिकलिटीज है उनको लेकर इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे पीएम जय, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये ग्लोबल साउथ के लिए अच्छा एग्जांपल है। पुअर को इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ, एक्सेसिबल टू क्वालिटी हेल्थ हुई और स्ट्रीमलाइन भी हुई। तो ये
इस कॉन्टेक्स्ट में इतने बड़े स्केल पे हमने किया, तो ये ग्लोबल मॉडल हम इसको मानेंगे, क्योंकि इसका अफेक्ट जो है वो फाइनेंशियल वेलबींग के ऊपर हुआ है। ये अपने आप में जो है पूरे वर्ल्ड में इसको किसी भी तरीके से और सिस्टम्स के तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है। और ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जब गवर्नमेंट की कीननेस होती है, गवर्नमेंट की डिजायर होती है, तो सक्सेस मिलती है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर वाई वी रेड्डी साहब का कंपाइलेशन और बाकी सिविल सर्वेंट्स का कंपाइलेशन है, वर्क विजडम लेगेसी। वो हमारे लिए क्या है सिविल सर्विसेज के लिए, यहाँ पर जो जानने वाली बात है कि हमें काम करना है। यहाँ पर अरुण शौरी साहब ने लिखा कि राइट लिवलीहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, वी डू फॉलो दैट। सिर्फ मनी मंचिंग और मनी आप गजलिंग से आप शांति नहीं पा सकते, आप जी जरूर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को पेरेंट्स बच्चों में लगाकर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन वो फुल एनर्जी या फुल लाइफ नहीं है। उसके बाद बाकी यहाँ पे थिंकर्स के एग्जाम्पल्स हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में, कैसे उन्होंने पब्लिक लाइफ में आए, तो कैसे उन्होंने लाइफ को देखा, कैसे उन्होंने आउटलुक को अपना चेंज किया, कैसे उन्होंने ग्रेटिफिकेशन को पीछे रखा, कैसे उन्होंने पब्लिक सर्विस को आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी को और अपने रेक्टिट्यूड को आगे बढ़ाया। यानी कि एक एक तरीके का पूरा जुझारूपन, एक तरीके का पूरा पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दिया। तो ये सारे आइडियाज हैं। इसीलिए जेन जी को ये वैल्यूज, पर्सनल रिलेशनशिप या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप या फिर जो है इंटीग्रिटी या फिर पब्लिक सर्विस, उसको भी समझना चाहिए। सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स को आप वैल्यू करेंगे हर चीज़ से ऊपर, और पर्सनल टाइम को ही सिर्फ वैल्यू करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन नीड जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट है हेल्दी बॉडी एंड माइंड के लिए, और प्रायोरिटीज होनी चाहिए जो कि आपको पब्लिक, समाज और जीवन सबसे आपको जोड़ के रखे। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए एग्जाम्पल है। ग्रीन क्रेडिट्स, तो ग्रीन क्रेडिट्स जीसीपी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहता है आपको ये पता होना चाहिए। कंट्री ट्री एंड फॉरेस्ट कवर वो बढ़ाना चाहता है। इनकरेज प्रो प्लानिट एक्शंस, यस वेरी ट्रू, एंड वाज रोल्ड आउट डिस्पाइट एप्रीहेंशंस फ्रॉम द लॉ मिनिस्ट्री। रिकॉर्ड्स ऑब्टेन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। So a week before Environment Ministry notified the green credit rules, the Legislative Department and the Ministry of Law and Justice ने caution किया कि provisions जो हैं वो EPA के perhaps did not support the business model। तो ये बहुत अच्छा एक अपने आप में पूरा comprehension है, जिससे आप समझ सकते हैं कि सरकार में जो दो मिनिस्ट्रीज हैं आपस में टू एंड फ्रो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, नोटिंग्स फाइलिंग में कैसे होती है। तो इट फ्लैग्ड, यानी लॉ मिनिस्ट्री ने दो बार फ्लैग किया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, ट्वाइस एडवाइजिंग इट टू एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ द प्रपोज्ड ग्रीन क्रेडिट रूल्स इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। जबकि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, जो ड्राफ्ट करता है लॉज फॉर द मिनिस्ट्री, द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, वो उनको लीगल मैटर में एडवाइस करता है। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फिर भी प्रोग्राम तक प्रोसीड किया विदाउट एनी लीगल रिव्यू एंड नोटिफाइंग इट शॉर्टली बिफोर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदीज पब्लिक अनाउंसमेंट एट दुबई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2023। इट जस्टिफाइड इट डिसीजन बाय आर्ग्यूइंग कि ईपीए जो है, तो पेरेंट जो लॉ है under which the green credit rules were notified, permits the planning and execution of nationwide program for the prevention, control and abatement of environment pollution। यानी आपको क्रेडिट मिलने की बात है, फॉरेस्ट कवर आप बढ़ाएंगे, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये क्रेडिट जो है वो ट्रेड हो सकते हैं डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे, तो ताकि आप अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को बता सके कि भाई मैंने इतना, मेरा ऑब्लिगेशन है, मैं ऐसे पूरा करूंगा। कंपनसेटरी, जैसे कि एफॉरेस्टेशन की बात है कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आया, अगर जंगल हटेगा, पानी हटेगा, जमीन हटेगी, तो भाई मैं उसकी जगह ये कंपनसेट करूंगा। तो दैट इज हाउ इट इज। तो इसके लॉन्च होने के बाद 41 पीएसयूज। और आई एम ट्राइंग टू एक्शन एक्ट, जिसके अंडर ये ग्रीन क्रेडिट के नॉर्म्स नोटिफाई किए गए थे। इट इज ए नो वे प्रोवाइडिंग फॉर ए बिजनेस मॉडल फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। यानी कि आप तोड़ मरोड़ के काम नहीं चला सकते। अगर अमेंडमेंट लाना भी था, it should have been brought by following all the due process: parliamentary approval law, preparing the rules to enable business model, और so and so forth। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरा एग्जांपल इसका क्या दिया गया? दूसरा एग्जांपल इसके लिए दिया गया कि आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते।
ईपीआर जो है, दिस इज बिकॉज जो ये है, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क बेसिकली जो है, वो कोई वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वॉलेंट्री प्रोग्राम। जो ईपीआर की बात है वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, जहां पर ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं रिसाइकलर्स के द्वारा, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके बाद वो परचेज हो जाते हैं, परचेज करने के बाद आप अपनी ईपीआर ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हो। तो इससे क्या है, ये आपके इन्वायरमेंटल एक्शंस को वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में आपको इंसेंटिवाइज करता है। तो वही बात है कि भाई अब लॉ मिनिस्ट्री का कहना है कि irrespective of what mechanism was operational for the waste sector under EPA, the environment ministry ought to have addressed concerns regarding the legal examination of the green credit rules। तो आप एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे टू एंड फोर्थ, कैसे कैसे एक अप्रोच और इकोसिस्टम और बाल की खाल निकाली जाती है, वो आपको समझना पड़ेगा। कमिंग टू द लास्ट डिस्कशन, आप स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि आप पूरा आगरा स्मार्ट हो गया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक कीवर्ड है, स्मार्ट मोबिलिटी अगला कीवर्ड है, स्मार्ट एनर्जी एक अगला कीवर्ड है, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन एक अगला कीवर्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे आगरा में अब नालियां नहीं भरी हुई हैं, सीवर नहीं टूटे हुए हैं, पानी बहुत बढ़िया आ रहा है, गाय नहीं घूम रही हैं, या फिर बाकी गंदगी नहीं फैलाई जा रही है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि एक एस्पेक्ट जो सिटी का है, जो टेंडरिंग के प्रोसेस के बाद पूरे के पूरे प्रॉपर मैकेनिज्म्स को अगर फॉलो करता है, देन इट इज गोइंग टू हैव अ काइंड ऑफ अ सिस्टमिक अप्रोच, जो कि एक मॉडर्निटी को, जो कि एक सेफ्टी को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके अभी तो सिर्फ पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं है कि कल को, लेकिन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। और यही जो है MOHUA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का पूरा रोल है। सो विद दीज आइडियाज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। हमने इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, हम इतने सारे थीम्स को हमने टच किया। ट्राई टू ब्रिंग देम इन योर थिंकिंग एंड योर डेली वोकेबलरी, and try to have short notes with you, and have a critical understanding, because that is the best way for problem solving. And without problem solving, no skills can be achieved, no success can be there. Join us to get success with due diligence and with confidence. Thank you very much.